अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। मेरा तजर्बा बताता था कि रफ़ाकत ने झूठ नहीं बोला होगा, लेकिन मैं अपने ख़यालात से इसे आगाह नहीं कर सकता था। 2-4 मज़ीद सवालात के बाद मैंने इसे जाने की इजाज़त दे दी। तुम्हें रात को ड्यूटी पर भी जाना है रफ़ाकत अली, इसलिए घर जाकर आराम करो। वो मेरा शुक्रिया अदा करके जाने लगा तो मैंने पीछे से कहा, और हाँ, जब तक नसीर अहमद का कातिल गिरफ्तार नहीं हो जाता तुम रोज़ाना थाने में कम से कम एक मरतबा ज़रूर हाज़िरी दोगे। आप जो कहेंगे मैं वही करूँगा, वो सादतमंदी से बोला। मैंने ताकीदी लहजे में कहा, और थाने में इतला दिए बगैर तुम शहर से बाहर कहीं नहीं जाओगे। बहुत बेहतर जनाब। रफ़ाकत अली के जाने के बाद मैं सोचने लगा, नसीर अहमद को जो भी हादसा पेश आया था उसका ज़मरुद बाई के कोठे से कोई ना कोई ताल्लुक़ ज़रूर होगा। इन कोठों पर रोज़ाना लातादाद कहानियाँ जन्म लेती थीं और तरह तरह के वाक़यात पेश आते थे। एक मरतबा पहले भी मैं गोल बाज़ार के एक कोठे पर जा चुका था। मुझे एक गुमशुदा शख्स की तलाश थी, जिसके बारे में मुझे पता चला था कि वो अपने दोस्तों के साथ मुजरा देखने इस बाज़ार गया था। मैंने पुलिस की भारी नफरी के साथ इस सिलसिले में चंपाबाई के कोठे पर छापा मारा था। रफ़ाकत अली की ज़ुबानी नसीर अहमद के ज़मरुद बाई के कोठे पर जाने का सुनकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि ज़मरुद बाई पर अगर सख्ती की जाती तो तफ्तीश की राह में सूदमंद साबित हो सकती थी। मैंने नसीर अहमद के कातिल तक पहुंचने के लिए किसी भी इम्कान को नज़रअंदाज नहीं किया था। शायद मैं इस बात का जिक्र करना भूल गया था कि इस दौरान मैं एक गाहक की हैसियत से फजल शूज़ पर भी गया था और फजल करीम को भी टटोला था, लेकिन वो किसी तौर भी इस मामले में मुलव्विस नज़र नहीं आता था। यही ख्याल मेरा फजल करीम की बीवी जाहिदा के बारे में भी था। जाहिदा ने अपनी सफाई में मुझे जो दास्तान सुनाई थी, अभी तक इसमें से कोई गलत बात साबित नहीं हुई थी। वो सरासर बेगुनाह नज़र आती थी। मैंने आइंदा तफ्तीश का रुख ज़मरुद बाई के कोठे की जानिब मोड़ दिया। दूसरे रोज़ मैं दोपहर के वक्त गोल बाज़ार पहुंच गया। इस वक्त मैं सादा लिबास में था और मेरे साथ कोई दूसरा पुलिस एहलकार नहीं था। दोपहर का वक्त मैंने ख़ास तौर पर मुंतखब किया था क्योंकि दोपहर में कोठे वीरान होते हैं। ख़वातीन या तो आराम कर रही होती हैं या फिर शाम की तैयारियों के सिलसिले में मसरूफ़ होती हैं। ऐसे वक्त में ज़मरुद बाई से ज़्यादा सहूलत और तफसील से बात हो सकती थी। ज़मरुद बाई ने बड़े इत्तफ़ाक़ से मेरा इस्तकबाल किया। वो इस वक्त एक मसेरी पर लेटी हुई थी। मुझे देखते ही उठ बैठी। आइए आइए मलिक साहब, ज़हे नसीब, आज तो हमारे सरकार तशरीफ़ लाए हैं। इतनी ज़हमत क्यों की हुज़ूर? बांदी को हुक्म दिया होता, आपके पाँव की धूल खुद चलकर आपके कदमों में पहुंच जाती। इसने मुझे मक्खन लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो अकेली नहीं थी, इसके पास अधेड़ उम्र का एक शख्स मौजूद था जो एक सोफे पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। मैंने शख्स पर निगाह डालते हुए ज़मरुद बाई से कहा, मैं एक केस के सिलसिले में तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करने आया हूँ। वो मेरी निगाह का इशारा समझ गई। कादिर भाई, आप दूसरे कमरे में चले जाएं, ज़मरुद ने हुक्कानोश शख्स से कहा। फिर अंदर की जानिब मुँह करके पुकारा, नीलम, कोई ठंडे गर्म पानी का इंतज़ाम करो, मोअज़्ज़िज़ मेहमान आए हैं। इसकी ज़रूरत नहीं ज़मरुद भाई, मैंने खुश्क लहजे में कहा। मैं इस वक्त ड्यूटी पर हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम ताउन करोगी और जो मैं पूछूंगा इसका सीधा और सच्चा जवाब दोगी। वो एक नाज से मेरी जानिब देखते हुए बोली, ताउन की क्या बात करते हैं जनाब, हमारा तो धंधा ही पुलिस के ताउन से चलता है। फिर हम आपसे ताउन नहीं करेंगे तो और किससे करेंगे? अपनी बात ख़त्म करते ही वो बेशर्मी से हंसी और आंख भी मार दी। मैंने इसकी ये बेहुदा हरकत नज़रअंदाज कर दी और बराह रास्त असल मौजू पर आ गया। मैंने पूछा, ज़मरुद भाई, मैंने सुन रखा है तवाइफ को हर किस्म के आदमियों की बड़ी पहचान होती है। तारीफ़ का शुक्रिया मलिक साहब, वो ज़ेरे लब मुस्कुराई। बस मैं भांत भांत के लोगों से हमें वास्ता पड़ता है। आपकी दुआ से ये आजिज़ बंदी चेहरा देखकर दिल का हाल जान जाती है। चेहरा देखती ही हो या इन्हें याद भी रखती हो? याद भी रखती हूँ जनाब, वो फ़ख्रिया अंदाज में बोली। ये तो मेरे पेशे का तकाजा है। खुदा के फजल से मेरी याददाश्त बहुत अच्छी है। मैंने कहा, कोई 1.5 माह कबल
14 अगस्त को एक शख्स तुम्हारे कोठे पे मुझे देखने आया था। कोई परदेसी था, पतलून और कमीज में। मैंने दानिस्ता अपनी बात अधूरी छोड़ दी और बगौर उसके चेहरे का जायजा लेने लगा। मैंने वाज़ेह तौर पर महसूस किया कि वो कुछ परेशान सी हो गई थी। उसके चेहरे पर एक साया सा आकर गुजर गया था, लेकिन फौरी तौर पर वो संभल गई और मुस्कुराते हुए बोली, आया होगा जी, यहाँ तो रोज़ाना दर्जनों अफराद आते हैं। मैं दर्जनों अफराद की नहीं, इस शख्स की बात कर रहा हूँ जो पतलून कमीज में था। वो बोली, यहाँ तो हर एक के लिए हमारा दरवाज़ा खुला है, चाहे कोई सा भी लिबास पहनकर आ जाए। मैंने महसूस किया कि वो कोई वाज़ेह जवाब देने से कतरा रही थी। इसके इस रवैये ने मेरे दिल में शक पैदा कर दिया। मुझे खामोश देखकर वो मुस्तरिब लहजे में पूछने लगी, आखिर बात क्या है मलिक साहब? आप किस किस्म की तफ्तीश करने यहाँ आए हैं? मैंने इसकी बात का जवाब नहीं दिया और उसके चेहरे पर नज़रें गाड़ दीं। वो मुझसे नज़रें चुराकर बेचैनी से पहलू बदलने लगी। उसके साथ ही वो गैर इरादी तौर पर उंगलियों को भी मरोड़ रही थी। लाशऊरी तौर पर मेरी निगाह उसके हाथों पर गई और मेरे जहन को एक झटका सा लगा। ज़मरुद बाई के बाएं हाथ की अंगुश्ते शहादत में मुझे एक तलाई अंगूठी नजर आई, जिसमें गहरे सब्ज रंग का एक नगीना जगमगा रहा था। मुझे ख्याल आया कि यह अंगूठी मकतूल नसीर अहमद की है। मैंने बमुश्किल तमाम अपने अंदरूनी जज्बातों एहसासात को चेहरे पर जाहिर होने से रोका। ज़मरुद बाई मुझे अपने हाथों को घूरते हुए देखकर बोली, मलिक साहब, आप यूं क्या देख रहे हैं? मैंने फौरी तौर पर बात बनाई और पुरसुकून लहजे में कहा, कुछ नहीं, मैं तुम्हारी अंगूठी देख रहा था, बड़ी खूबसूरत है। सैदपुर के चौधरी साहब का तोहफा है सरकार। वो होठों पर फीकी सी मुस्कुराहट सजाकर बोली। मैंने खुशगवार लहजे में कहा, क्या मैं इसे हाथ में लेकर देख सकता हूँ? बड़ी खुशी से माई बाप, उसने कहा तो बड़ी बेपरवाही से था, लेकिन मैंने महसूस किया कि उसके लहजे में गुरेजनुमा घबराहट पोशीदा थी। फिर उसने अंगूठी उतारकर मेरे हाथ में दे दी। वो एक मर्दाना अंगूठी थी और उसके रिंग पर धागा लिपटा हुआ था। मैंने अंगूठी को उलट पुलट कर देखते हुए कहा, लगता है ये अंगूठी साइज देकर नहीं बनवाई गई। इसका साइज तुम्हारी उंगली से खासा बड़ा है, इसीलिए तुमने इस पर धागा लपेट रखा है। वो एक अदा से मुस्कुराई। दिल वालों के काम ऐसे ही होते हैं सरकार। चौधरी साहब को मेरी बेटी सितारा का रक्स इतना पसंद आया कि हाथ से ज़मरुद की अंगूठी निकालकर उसके कदमों में डाल दी। आपका अंदाज़ा दुरुस्त है, ये मेरे साइज से बड़ी है। मैं तो चाहती थी इसे सितारा ही पहने, लेकिन इसकी तो 2 उंगलियों में भी डाल दें तो निकल आए। माशाल्लाह, मेरी सितारा की उंगलियां बड़ी पतली और लंबी हैं, बिल्कुल मोमी शम्मों जैसी। कभी आप रात में आएँ तो इसका रक्स देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। मैंने अंगूठी इसे वापस देते हुए कहा, कभी मौका और वक्त मिला तो ज़रूर आऊँगा। इस वादे का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, बल्कि ये बात मैंने उसे महज खुश करने के लिए कही थी। मैं चाहता था कि वो मेरी जानिब से किसी तशवीश में मुब्तला ना रहे और मेरी आमद का ज़्यादा असर न ले। इसने कुरेदने वाले अंदाज में पूछा, मलिक साहब, आप पतलून कमीज वाले आदमी के बारे में किस किस्म की तफ्तीश करते फिर रहे हैं? कौन था वो तमाशबीन और कहाँ से आया था? खुदा न खास्ता कोई खतरनाक बंदा तो नहीं था? बहुत खतरनाक बंदा था, मैंने इसे मुकम्मल अंधेरे में रखते हुए राजदाराना लहजे में कहा। शुक्र करो उसने यहाँ कोई गड़बड़ नहीं की। वो आहिस्ता आहिस्ता लाइन पर आ रही थी। मुझे याद आ रहा है मलिक साहब, जिस बंदे का आप जिक्र कर रहे हैं वो हमारे कोठे पर आया तो था, लेकिन मुझे देखने के बाद खामोशी से चला गया था। मैंने दिल ही दिल में इसे एक नाकाबिले इशाअत खिताब से नवाजा, फिर जबान से कहा, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी ज़मरुद भाई जो वो खामोशी से चला गया। उसके दिल में तजस्सुस भड़क उठा था। वो बोली, क्या वो कोई वारदातिया था? खौफनाक कातिल था वो, और इश्तहारी भी। मैंने ड्रामाई अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, लाहौर की कोट लखपत जेल से फरार हुआ था। हालांकि शक्ल से तो बहुत मासूम लगता था। वो आंखें झपकाकर बोली, मैंने कहा तुमने ज़रूर किसी की दुआ ली है। अगर वो मफरूर तुम्हारे कोटे से गिरफ्तार होता तो तुम और तुम्हारे साथी सीधे जेल चले जाते। वो कानों को हाथ लगाते हुए बोली, या अल्लाह मेरी तौबा, आपने मुझे बहुत बड़ी मुसीबत से बचा लिया। मैंने उठते हुए आखिरी वार किया, ज़मरुद भाई, अगर अब वो बंदा तुम्हारे कोठे का रुख करे तो इसे किसी तरह बातों में लगाकर मुझे इत्तला कर देना।
हुकूमत ने बहुत बड़ा इनाम रखा है उसकी गिरफ्तारी पर और गिरफ्तार करने वाले की तरक्की का भी वादा किया है। मैं ऐसा ही करूँगी, वो जल्दी से बोली और फिर अपनी फितरत के मुताबिक कहा, इनाम में मेरा भी हिस्सा होगा थानेदार साहब। ज़रूर ज़रूर, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, फिर वहाँ से वापस आ गया। ज़मरुद भाई मेरी नज़रों में बुरी तरह मशकूक हो चुकी थी। मैंने इतनी तवील गुफ्तगू इससे महज इसलिए की थी कि इसे महसूस न हो कि मैं इसके खिलाफ सोच रहा हूँ। मैं जो कुछ करने का फैसला कर चुका था इसके पेश नज़र ज़रूरी था कि सारी कार्रवाई ज़मरुद भाई की बेखबरी में की जाए और इसे किसी किस्म की चालाकी दिखाने का मौका न मिल सके। मुझे यकीन था कि नसीर अहमद की मौत इसी कोठे पर वाक़ हुई थी। इसी रात मैंने सिकंदर अली को चंद सिपाही देकर ज़मरुद भाई की गिरफ्तारी के लिए रवाना कर दिया। एएसआई सिकंदर अली को मैंने हिदायत कर दी थी कि हर कीमत पर ज़मरुद भाई को गिरफ्तार करके लाना है और किसी रियायत से काम नहीं लेना। 1 घंटे के अंदर ही सिकंदर अली अपने मिशन से कामयाब लौट आया और मेरे कमरे में आकर खुशखबरी सुनाई, मलिक साहब, तवाइफ ज़मरुद भाई हवालात में पहुंच चुकी है। शाबाश मेरे शेर, मैंने इसके कारनामे को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा। इससे मिलने जो भी आए इसे बिला तरद्दुद हवालात में बंद कर दो। सिकंदर अली ने कहा, जनाब, वो आपसे बात करने को बहुत बेचैन है। इससे बात होगी सिकंदर अली, और ज़रूर होगी। ज़रा इसकी मत ठिकाने आ जाए, मैंने गंभीर लहजे में कहा। और हाँ, इसे मुकम्मल भूखा प्यासा रखा जाए। किसी किस्म का तरस खाने की ज़रूरत नहीं है और अमले का कोई भी फ़र्द इससे बात ना करे। ये बहुत ज़रूरी है। जो आपका हुक्म जनाब, सिकंदर अली ने अपने सर को असबाती जुम्बिश देते हुए कहा। दूसरे रोज़ मैं थाने पहुंचा तो मालूम हुआ रात को मेरे जाने के बाद ज़मरुद भाई का नाम नेहाद दलाल भाई कादिर बख्श उर्फ कादू अपनी लाडली बहन की खबरगिरी के लिए थाने आया था और शबीना ड्यूटी वाले हवलदार ने मेरी हिदायत के बमूजिब इसे हवालात में बंद कर दिया था। ज़मरुद ने वो पूरी रात चीखते चिल्लाते और खौफनाक नताइज की धमकियां देते हुए गुजारी थी, लेकिन किसी ने इसकी बकवास पर कान नहीं धरा था। कादिर ने भी थोड़ा बहुत शोर मचाया था, लेकिन ज़मरुद के बरक्स वो आधी रात के बाद खामोशी के साथ हवालात के ठंडे फर्श पर पड़कर सो रहा था, जबकि ज़मरुद सारी रात उकड़ू बैठी रही थी या टहलती रही थी। मैंने इस रोज़ भी दोनों में से किसी को अपने कमरे में ना बुलाया और ना ही इनके पास जाकर कोई बात की। मेरा रवैया इनकी समझ से बालातर था। ज़मरुद के साथ साथ कादिर को भी भूखा प्यासा रखा गया था। दूसरी रात वो भी न सो सका। इस दौरान में ज़मरुद की हालत खासी अबतर हो चुकी थी। गिरफ्तारी के पूरे 38 घंटे बाद मैंने ज़मरुद को अपने कमरे में बुला लिया। इसकी हालत मुर्दों जैसी हो रही थी। मैंने कड़कती हुई आवाज़ में पूछा, क्या हाल है बाई जी? मैं सवालात का आगाज़ करूं या अभी कोई कसर बाकी है? पानी पानी, इसके मुंह से नहीफ सी आवाज़ खारिज हुई। मैंने कहा, पानी भी मिलेगा, लेकिन सच बोलने के बाद मैं कुछ नहीं छुपाऊंगी। वो गिड़गिड़ाई, खुदारा मुझे कुछ खाने को दे दो। मैंने इसकी इल्तिजा को नज़रअंदाज करते हुए पूछा, नसीर अहमद के साथ तुमने क्या किया था? अब ये न पूछना कि कौन नसीर अहमद। मैं इसी तमाशबीन का जिक्र कर रहा हूँ जो 14 अगस्त की रात तुम्हारे कोठे पर मुजरा देखने आया था और जिसने गहरी नीली पतलून और आसमानी कमीज पहन रखी थी। हाय, मैं मर गई, वो गले को सहलाती हुई सिसकी। मुझे 2 बूंद पानी दे दो, मेरी जान निकल रही है। मैंने सफाक लहजे में कहा, तुम्हारी जैसी औरतें इतनी आसानी से नहीं मर सकती फाहिशा। जब तक तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी तुम्हें खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। तुम यूं ही एड़ियां रगड़ रगड़ कर मरोगी। फिर मैंने हवलदार सुल्तान शाह को मुखातिब करते हुए कहा, इसे ले जाकर दोबारा हवालात में बंद कर दो। मैं अभी सब कुछ बताने को तैयार हूँ। ज़मरुद ने बिल्कुल लरसती हुई और कपकपाती हुई आवाज़ में कहा, पहले मुझे खाने को कुछ दें ताकि मैं बोल तो सकूं। मेरी तदबीर कारगर साबित हुई थी। मैंने हवलदार से कहा कि इसे पूछ-गछ के कमरे में ले जाओ और थोड़ा खाने पीने को दो, मगर सिर्फ इतना कि ये बोलने के काबिल हो सके। मैं अभी आता हूँ। हवलदार इसे लेकर वहाँ से चला गया। थोड़ी देर बाद जब मैं पूछ-गछ के कमरे में पहुँचा तो ज़मरुद हर किस्म के ताउन के लिए तैयार बैठी थी। मेरे एक इशारे पर वो किसी टेप रिकॉर्डर की तरह बजने लगी। वकुआ की रात,
उसके कोठे पर जो कुछ पेश आया, मैं इसका खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आप इसे ज़मरुद बाई का इकबाली बयान भी समझ लें। हस्बे मामूल मुजरा ख़त्म हुआ और तमाशबीन एक के बाद दूसरे उठ कर जाने लगे। थोड़ी देर में मुजरा खाली हो गई, लेकिन एक शख्स अभी भी वहाँ मौजूद था, यानी मकतूल नसीर अहमद। नौउम्र रकासा फिरोज़ा के रक्स पर उसने दरिया दिली से नोट निछावर किए थे। कादू ने नसीर से कहा कि वो भी चलता फिरता नजर आए। खेल खत्म हो चुका है, लेकिन नसीर अहमद बिफर गया। उसका इसरार था कि वो फिरोज़ा का मजीद रक्स देखेगा। हैरत अंगेज तौर पर वो फिरोज़ा को जाहिदा के नाम से मुखातिब कर रहा था और मिन्नत खुशामद से इसे दोबारा रक्स के लिए कह रहा था। कादिर ने इसे ज़बरदस्ती वहाँ से निकालना चाहा तो वो कादिर से उलझ गया। उसने कादिर को एक ज़ोरदार धक्का दिया और फिरोज़ा की जानिब झपटा, फिर इसकी कलाई थाम कर घसीटते हुए इसे बाहर की तरफ ले जाने लगा। फिरोज़ा ने एक ज़ोरदार चीख मारी। इस दौरान में कादू भी समझ चुका था। वो नसीर के रास्ते में सीसा पिलाई हुई दीवार बन गया। इसके बाद दोनों में बाकायदा हाथापाई होने लगी। फिरोज़ा मौका मिलते ही एक अंदरूनी कमरे की तरफ लपक गई। वो खौफ के मारे थर थर काँप रही थी। नसीर ने तड़प कर इसे आवाज़ दी, जाहिदा रुक जाओ, मुझे यूं छोड़कर न जाओ, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकूंगा। इसकी गफलत से फ़ायदा उठाते हुए कादू ने दाव मारकर उसे फर्श पर गिरा दिया और कादू और ज़मरुद को यकीन हो गया था कि वो कोई पागल शख्स था जो फिरोज़ा को जाहिदा कहकर पुकार रहा था। कुछ भी था, नसीर अहमद कादू पर हर तरह से भारी था। थोड़ी सी कोशिश के बाद उसने कादू को चित कर दिया और फिर इसकी सीने पर सवार होकर जुनूनी अंदाज में उसका गला दबाने लगा। ज़मरुद ने ये सूरत हाल देखी तो बौखला गई। अब कादू के हलक से खरखराहट की सी आवाज़ निकल रही थी। फौरी तौर पर ज़मरुद की समझ में कुछ न आया। अगर वो एक लम्हे की ताख़ीर कर देती तो मुमकिन था नसीर कादू की जान ही ले लेता। ज़मरुद ने मुतलाशी नज़रों से चारों तरफ देखा। कमरे के एक कोने में से झाड़न पड़ा दिखाई दिया, जिसका दस्ता लकड़ी का था और खासा भारी भी था। पलक झपकते में इसने वो डंडा निकाला और उसका दस्ता नसीर अहमद के सर के पिछले हिस्से में पूरी कुव्वत से रसीद कर दिया। इस पर भी जब नसीर अहमद ने कादू की गर्दन नहीं छोड़ी तो ज़मरुद ने बेबसी से बेदर पे उसके सर पर डंडे बरसाने लगी। कुछ बार उसने नसीर की बाजू और कंधे पर भी किए थे। इसी दौरान में सर में लगने वाली एक ज़रब कारी साबित हुई और नसीर तेवरा कर कादू के ऊपर ढेर हो गया। ज़मरुद ने बमुश्किल कादू को नसीर के नीचे से निकाला। कादू के हवास बहाल हुए और उसने इसे हिला जुला कर देखा, मगर इसमें ज़िंदगी के आसार नजर न आए। ये देखकर ज़मरुद और कादू के फरिश्ते कूच कर गए। इन्हें यकीन हो गया कि नसीर अहमद मर चुका था। ज़मरुद के शातिर जहन ने फौरी तौर पर एक राह तलाश कर ली। उसने कादू को हिदायत की कि वो खामोशी के साथ नसीर को ले जाकर कहीं वीरान जगह पर डाल आए। कादिर मौके की निज़ाकत को पूरी तरह महसूस कर रहा था। वो बिजली की सूरत से मसरूफ़ अमल हो गया। उसने पूरी एहतियात के साथ नसीर को अपने कंधे पर डाला और एक टांगे पर सवार होकर धोबी घाट की जानिब रवाना हो गया। बेहोश नसीर को उसने दूसरों की नज़रों से पोशीदा रखने के लिए टांगे की सीटों के नीचे बने हुए खाने में घुसेड़ दिया था। जब उसने नसीर के बेहिसो हरकत जिस्म को धोबी घाट की झाड़ियों में फेंका तो इसकी नीयत ख़राब हो गई। उसने नसीर की कलाई पर से कीमती घड़ी, उंगली में से ज़मरुद की अंगूठी, गले में से तलाई जंजीर और जेबों से भारी रकूम नकदी निकाल ली। इस खींचातानी में नसीर के जिस्म में खफीफ सी जुम्बिश पैदा हुई, जिसका मतलब था कि वो अभी मरा नहीं था। कादू ने हमेशा हमेशा के लिए इससे निजात पाने के लिए अपना खंजर निकाल लिया और कुछ सोचे समझे बगैर वो खंजर नसीर अहमद के सीने में घोंप दिया। अब वो मुतमईन था। नसीर के बदन ने एक कमज़ोर सा झटका खाया, फिर साकित हो गया। वो दूसरी दुनिया में पहुंच चुका था। कादिर ने वापस आकर ज़मरुद को सब कुछ बताया और मसरूका माल भी उसके हवाले कर दिया। इसे कादू का ये कारनामा पसंद नहीं आया था, मगर अब क्या हो सकता था। कुछ करने का वक्त गुजर चुका था। चंद रोज़ बाद ज़मरुद ने तलाई जंजीर फिरोज़ा को दे दी। ज़मरुद की अंगूठी उसने धागा लपेटकर अपनी उंगली में सजा ली और नकदी और घड़ी को बड़े संदूक में महफूज कर दिया। ज़मरुद की किस्मत बुरी थी कि वो मसरूका अंगूठी को अपने इस्तेमाल में ले आई और मैं इसकी वजह से मशकूक हो गया। जब सितारे गर्दिश में हों तो इंसान ऐसी ही हिमाकतें करता है। ज़मरुद के बयान से ये तो साबित हो गया कि कत्ल इसके हाथ से नहीं हुआ था
और न ही वो नसीर की जान लेने का इरादा रखती थी। उसने जो कुछ भी किया था कादू को बचाने के लिए किया था। नसीर अहमद का असल कातिल कादू था। लालच ने जिसकी आंखों पर पट्टी बांध दी थी, और अगर वो नसीर को झाड़ियों में फेंककर वापस आ जाता तो मुमकिन था कि नसीर का ये हशर न होता। जमरुद के इकबाल जुर्म के बाद कादू के पास फरार का कोई रास्ता नहीं रहा था। वैसे भी भूख प्यास ने उसे इतना निढाल कर दिया था कि वो थाने की मजीद खातिरदारी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने दोनों का इकरारी बयान कलम बंद करके केस का चालान तैयार किया और 2 रोज बाद इन्हें हवालाए अदालत कर दिया। जमरुद रास नहीं आया था। लेबॉरेटरी टेस्ट की रिपोर्ट की तस्दीक न हो सकी। मेरी पूरी तफ्तीश के दौरान में किसी भी मरहले पर यह बात सामने नहीं आई कि मकतूल ने कोई नशे आवर शय इस्तेमाल की हो या किसी दूसरे ने इसे ऐसी कोई चीज़ खिलाई हो। मेरे ख्याल में वो जाहिदा से दायमी जुदाई का नशा था जो उसके रगों पे में सरायत कर गया था। यही वजह थी कि नौउम्र रकासा फिरोज़ा भी उसे जाहिदा ही नज़र आ रही थी। जाहिदा उसकी आँख की पुतली बन गई थी।